हेलो स्टूडेंट, एमएससी सैम सेकंड के पेपर 6 में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में यूनिट 3 में हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टर्म के बारे में पिछली क्लास में हमने पढ़ा और इसी क्रम में आज हम लेंगे स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। पिछली क्लास में हमने स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट के अंतर्गत हमने विभिन्न प्रकार की क्वांटम संख्याओं के बारे में देखा और इन क्वांटम संख्याओं के आधार पर उनकी कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं इलेक्ट्रॉन्स की, अगर एक से अधिक इलेक्ट्रॉन स्थित हैं तो उनके बारे में हमने अध्ययन किया। और इसमें हमने देखा कि एल की वैल्यू अगर 0 से लेके अलग अलग वैल्यूज़ के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म क्या होगी और कैसे डिसाइड होगी। और इसी क्रम में आज हम लेंगे स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। किसी उपकोश में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होने की स्थिति में जिस प्रकार एल का परिणामी मान स्मॉल एल का परिणामी मान कैपिटल एल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, सभी एल की वैल्यूज़ को अगर हम मिला दें तो हमें परिणामी एल का मान मिलेगा। उसी प्रकार चक्रण क्वांटम संख्या के सभी मानों से हमें परिणामी मान जो मिलेगा उसको परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर कैपिटल एस द्वारा प्रदर्शित करेंगे। और ये एल और एस दोनों के युग्मन को चक्रण कोश युग्मन कहते हैं, यानी स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कहते हैं। एल और एस दोनों, कैपिटल एल और कैपिटल एस दोनों के युग्मन को, और इस युग्मन के कुल परिणामी मान को कुल कोणीय संवेग क्वांटम संख्या कहते हैं, यानी कि टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर कहेंगे। और इसे कैपिटल जे द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम P2 विन्यास के लिए स्पिन ऑर्बिट कपलिंग देखेंगे P2 विन्यास के लिए हमने देखा, पहले पिछली क्लास में हमने देखा, अगर P2 विन्यास है तो वहाँ पे स्मॉल l बराबर 1 होगा और 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो दोनों के लिए l बराबर 1 l बराबर 1, यानी रिजल्टेंट एक कंडीशन हो सकती है कि दोनों के स्पिन सेम हो तो दोनों रिजल्टेंट l की वैल्यू आएगी 2, और अगर रिजल्टेंट l की वैल्यू 2 आती है यानी कैपिटल L की वैल्यू 2 आती है तो उसके लिए ग्राउंड स्टेट होगी D। दूसरी कंडीशन D कंडीशन आती है, और जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टर्म होती है उसको लिखते हैं हम J, ऊपर मल्टीप्लिसिटी और नीचे उसकी L की वैल्यू आती है। तो अगर हम P2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए देखें तो ग्राउंड स्टेट टर्म अगर L बराबर 2 है, कैपिटल रिजल्टेंट L की वैल्यू 2 है और रिजल्टेंट S की वैल्यू 1 है तो J की वैल्यू 3 आएगी, L प्लस L, और जो इसकी टर्म आएगी जिसको हम D3 यानी मल्टीप्लिसिटी जो है वो भी 3 होगी इसके लिए, और J की वैल्यू भी 3 है तो हम इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म लिखेंगे 3D3। इसी क्रम में अगर L की वैल्यू 2 है और S की वैल्यू 1 है तो एक कंडीशन ये अलग तरह की हो सकती है जो हम देख रहे हैं स्क्रीन पे, और यहाँ पे J की वैल्यू आएगी 2 और J की वैल्यू 2 आएगी तो हम इसका जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल है उसको 3D2 लिखेंगे। अगर दोनों का स्पिन डिफरेंट है तो L बराबर 2 होगा और S बराबर 1 है तो J की वैल्यू 1 आएगी और इसकी लिखेंगे हम 3D1। और एक लास्ट कंडीशन हो सकती है L बराबर 2 S बराबर 0 तो J बराबर 2 होगा और 1D2 इसका टर्म सिंबल होगी। इसी क्रम में अगर L बराबर रिजल्टेंट L बराबर 1 है और S बराबर 1 है दूसरी कंडीशन,
तो उस कंडीशन में J की वैल्यू 2 होगी और इसका जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टर्म है वो 3p2 होगा। और अगर ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टर्म तब है जब दोनों एक ही स्पिन में हैं, दोनों समान दिशा में हैं, दोनों जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं दोनों का स्पिन सेम है। परंतु अगर दोनों का स्पिन डिफरेंट है यानी एक का थोड़ा एंगुलर है तो यहाँ L बराबर 1 और S बराबर 1, तो J की वैल्यू आ जाएगी 1 और 3p1 लिखेंगे इसकी ग्राउंड स्टेट टर्म। थर्ड कंडीशन जो कि हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, L बराबर 1 और S बराबर 1 यानी दोनों का डिफरेंट है, स्पिन एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो J की वैल्यू हो जाएगी 0 और इसकी ग्राउंड स्टेट टर्म है 3p0। L बराबर 1 और S बराबर 0 है तो J की वैल्यू 1 होगी और 1d1 होगा। अगर L बराबर रिजल्टेंट L बराबर 0 है, S बराबर 1 है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट J की वैल्यू 1 होगी और इसकी जो इस ग्राउंड स्टेट टर्म होगी वो 3s1 होगी। और दूसरा L बराबर भी 0, रिजल्टेंट L बराबर भी 0 और रिजल्टेंट S बराबर भी 0 है, तो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम J की वैल्यू है वो 0 होगी और इसकी ग्राउंड स्टेट टर्म होगी 1s0। इनमें से प्रत्येक व्यवस्था एक इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था को प्रदर्शित करती है जिसे स्पेक्ट्रोस्कोपिक व्यवस्था कहते हैं और फुल टर्म सिंबल इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पे हम जो है ऊपर बाएं हाथ के ऊपर अपर स्क्रिप्ट में मल्टीप्लिसिटी लिखाते हैं और सब स्क्रिप्ट में परिणामी क्वांटम संख्या यानी J की वैल्यू लिखते हैं। मल्टीप्लिसिटी का निर्धारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के द्वारा पे किया जाता है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो S बराबर भी 0 होगा और मल्टीप्लिसिटी होगी यहाँ पे 2s + 1 से डिसाइड होती है, यानी 2 × 0 + 1 तो सिंगलेट होगा, यानी उसकी सिंगलेट उसकी अवस्था का नाम होगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो हाफ स्पिन होगा और मल्टीप्लिसिटी 2 होगी, इसको डबलेट कहेंगे। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है तो यहाँ पे S की वैल्यू 1 आएगी और मल्टीप्लिसिटी 3 आएगी, ट्रिपलेट लिखेंगे। ये जो मल्टीप्लिसिटी है ये 2s + 1 से निर्धारित होती है, यानी S की वैल्यू पर डिपेंड करती है S की वैल्यू क्या है। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 है तो 1.5 इसका S की वैल्यू होगी और 2s + 3/2 रखने पर इसकी जो मल्टीप्लिसिटी 4 आएगी, इसको हम क्वाड्रेट कहेंगे। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हैं तो 2s की वैल्यू 2 आएगी और मल्टीप्लिसिटी 5 और इसमें क्विंटेंट इसकी हम लिखते हैं। L का निर्धारण यानी उसके ग्राउंड टर्म सिंबल का निर्धारण L की वैल्यू के आधार पर होगा। अगर L बराबर 2 है तो D होगी उसकी ग्राउंड स्टेट टर्म, अगर L बराबर 1 है तो P और L बराबर अगर 0 है तो S वैल्यू होगी। इन सभी पदों को जानने के बाद इन्हें ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित करते हैं और फिर हुन के नियम के आधार पर निम्नतम अवस्था का निर्धारण करते हैं। इसके लिए निम्न क्रम की अनुपालना करते हैं। मल्टीप्लिकेशन या S के मान के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। अधिकतम S मान वाला पद सर्वाधिक स्थायी होगा। S के किसी निश्चित मान के लिए L के उच्चतम मान वाला पद सर्वाधिक स्थायी होता है। और थर्ड पॉइंट है, यदि कोई उपकोष अर्धपूर्ण से कम भरा हुआ हो तो J के न्यूनतम मान वाला पद सर्वाधिक स्थायी होता है और यदि उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अर्धपूर्ण अवस्था से अधिक है तो J के उच्चतम मान वाला पद सर्वाधिक स्थायी होगा। और इसी नियम के अंतर्गत हम P2 विन्यास के लिए P2 विन्यास यानी कार्बन का होगा 1s2 2s2 2p2 होता है, तो इसके लिए जो स्टेबल ग्राउंड स्टेट टर्म होंगे 3p 1d2 1s0 और इनकी एनर्जी लेवल जो है वो 3p है वो 3 में डिवाइड होगा और इनकी एनर्जी लेवल लोएस्ट होगी d2 की उससे अधिक और 1s1 सबसे हायर एनर्जी लेवल पे होगा। तो इस तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूल के लिए किसी भी एटम के लिए हम उसकी ग्राउंड स्टेट टर्म को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे ऑर्गल डायग्राम। D1 से लेके D9
तक की अवस्थाओं के लिए ऑर्गल एनर्जी लेवल और उनके डायग्राम, उनके किस तरह से उनमें ट्रांजिशंस होते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे।